हाय गाइस। आज फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की बात करते हैं और ये जब से इसका रिज़ल्ट आया है पिछले 2 दिनों में ये स्टॉक ऑलरेडी 30% डाउन है। लास्ट डे में 20% लोअर सर्किट पे पड़ा हुआ था और बहुत लोग हैं, बहुत एक नैरेटिव चल रहा है कि अब ये स्टॉक रीज़नेबल हो चुका है, काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है, सस्ता हो चुका है, चीप हो चुका है। तो मुझे लगा इसके मतलब रिज़ल्ट के बारे में डिस्कस करने लायक कुछ है नहीं, बहुत घटिया रिज़ल्ट है। और जिसे कहते हैं ना कि केयरलेस एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्लान्स, ऑफ योर गाइडेंस, वो इस कंपनी ने करा है यहाँ पे। और ये मैं इसलिए भी डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि एक तो आपको इसका पता चलेगा कि अभी क्या सही टाइम है इसमें इन्वेस्ट करने का, और दूसरा आपको पता चलेगा कि कैसे मैनेजमेंट को और किस तरीके के बिजनेस को हमको अवॉइड करना है गोइंग इनटू द फ्यूचर। तो सबसे पहले तो माइक्रो फाइनेंस की जो इंडस्ट्री है वो मुझे पर्सनली समझ नहीं आती है, बिकॉज आप एक बहुत रिस्की बेट कर रहे हो क्योंकि आप उन लोगों को पैसा दे रहे हो जो आपको कोलेटरल नहीं दे रहे हैं। मतलब वो अनसिक्योर्ड लोन है, वो आप उनको होम लोन नहीं दे रहे हो कि उन्होंने घर गिरवी रखा है उन्होंने, या फिर अपनी गाड़ी गिरवी रखी है, या कोई भी कोलेटरल रखा है। आप नहीं, आप उनको ऐसे ही लोन दे रहे हो बेस्ड ऑन जस्ट बिकॉज आपको लोन देना है, छोटा क्वांटिटी है इसीलिए आप कोई कोलेटरल नहीं लेते हो। और आपको कोलेटरल फ्री जब आप लोन देते हो, जब एक अनसिक्योर्ड लोन देते हो, तो आपको इंटरेस्ट बहुत उसमें मिलता है। तो आपका जो निम्स होता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, किसी भी बैंक के लिए, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए वो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी का। तो आप अनसिक्योर्ड लेंडिंग इसीलिए करते हो ताकि आपका जो मिक्स है, एयूएम मिक्स है, वो हाई मार्जिन एक्रेटिव हो जाए, मार्जिन आपका ज़्यादा बढ़े उससे। ठीक है, तो इस कंपनी के पहले रिजल्ट डिस्कस करते हैं, फिर जो मेन प्रॉब्लम इस कंपनी के साथ हुआ है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर रेवेन्यू की मैं बात करूं तो मैं टोटल रेवेन्यू की यहाँ पे बात कर रहा हूँ डायरेक्टली। तो ईयर ऑन ईयर वो 29% से बढ़ा है। 531 करोड़ था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर में, और इस बारी 688 करोड़ है। तो ठीक है, मतलब अच्छा ग्रोथ है, काफ़ी 30% का ग्रोथ आया भाई। और अगर मैं एक्सपेंसेस की नीचे बात करूँ आके, तो कंपनी बहुत श्रूडली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंपनी ने अपना दिया है। यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट दी है, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट दी है, डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन दिया है, और अदर एक्सपेंसेस में दिया है। तो मोटा माटी वो तो आपके रेवेन्यू के पेस से ही इंक्रीज़ हुआ है। जिस हिसाब से रेवेन्यू बढ़ा है उस हिसाब से आपका ऑब्वियसली फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉय कॉस्ट, या फिर आप ऑब्वियसली ना ब्रांचेस वगैरह खोल रहे हो। कंपनी ने तो बोला ही है कि 100 समथिंग ब्रांचेस इस बार भी मैंने खोला है, तो आपका एक्सपेंसेस उस हिसाब से बढ़ा है। नथिंग टू वरी अबाउट इट, नथिंग टू लुक एट हेयर। बट जो आपका मेन है, जो इन्होंने कहा है इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, वो हमारा कितना 120 समथिंग, यस 358% से बढ़ा है। लास्ट ईयर ये हुआ करता था 75 CR का, इस बार ये हो चुका है 348 CR का। तो आपका इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या, आपका ये फैंसी टर्म क्यों यूज़ किया है? आपने डायरेक्टली प्रोविजनिंग क्यों नहीं बोला? दिस इज जस्ट अ फैंसी वर्ड फॉर प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग लिखो ना। आपको क्या लग रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स बेवकूफ़ है, उसे समझ नहीं आएगा कि प्रोविजनिंग आपने बढ़ा दी है? मतलब मैनेजमेंट का भी पता चलता है ऐसे ऐसे। तो मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई ये चीज़, क्या लिखा है इन्होंने। और आप इसका अगर नेट इंटरेस्ट इनकम देखेंगे लास्ट में जाके, तो वो तो भले ही 34% से ही कह रहे हैं बढ़ा है, लेकिन जब आपका प्रोविजनिंग ही इतना ज़्यादा आ चुका है इस बारी, तो आपका तो मतलब बिजनेस मॉडल ही ख़राब हो गया ना। कस्टमर आपका लोन ही वापस नहीं कर रहा है। बैंक का बिजनेस मॉडल क्या है? सपोज़ आपके गांव में एक्सट्रीम, जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, एक स्टैंडर्डाइज्ड जो बैंक होता है, तो आप रुपए कौन देता है? कोई गांव का एक मुखिया है, या फिर कोई गांव में एक बहुत अमीर आदमी है, वो रुपए देता है। गांव में तो यही होता है। और अगर सपोज़ आप एक मैकेनिक हो, आपको 40 50 60 हज़ार रुपये चाहिए, और आपको गांव का कोई दे नहीं रहा है, तो आप फ्यूजन फाइनेंस आएगा आपके पास, माइक्रो फाइनेंस, और ये कहेगा अरे मैं दे देता हूँ आपको ये 40 50 हज़ार रुपये, लेकिन मैं दूंगा 20% पे, मैं दूंगा 22% पे। तो क्या मतलब, अब जो आपका प्रोडक्ट, बिजनेस का प्रोडक्ट या बिजनेस की सर्विस ऐसी है कि कोई लेने से मना करेगा ही नहीं। वो जिसको अब 50 हज़ार रुपये की ज़रूरत है, वो उस टाइम पे यही देखेगा ना कि मेरे को तो अपनी दुकान बढ़ानी है। मेरे को, अगर मैं अभी बाइक और टू व्हीलर का मैकेनिक हूँ, मैं एक और हायर करूँ जो फोर व्हीलर का भी काम जानता हो, और फिर मैं अपनी शॉप को बढ़ाऊँ, एक्सपेंड करूँ। वो 40 50 हज़ार रुपये ले लेगा फ्यूजन फाइनेंस से। अब वो देगा नहीं देगा, उस ऑलरेडी उस कस्टमर ने कहीं और से कितने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से पैसा उठाया हुआ है, आपको कुछ नहीं पता है। और आप फिर भी, आपको पता भी है, लेकिन आपको लोन ग्रोथ दिखाना है, आपको 30
35% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ग्रो करना है, उससे नीचे आपको लगता है कि आपकी नाक कट जाएगी या कोई आपकी इंसल्ट हो जाएगी, तो उससे नीचे मुझे रहना नहीं है, फिर आप कस्टमर्स को ठीक से चेक नहीं करेंगे कि ऑलरेडी कितने आपके जैसी कितनी कंपनियों से इसने पैसा उठाया। 24% कस्टमर्स फ्यूजन फाइनेंस के ऐसे हैं जिन्होंने फ्यूजन के अलावा 4 और कंपनी से ऐसे पैसा उठाया है। मतलब 5, 6, 7 ऐसे ऐसे हैं कस्टमर्स, 24% कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने 4 या 5 से ज़्यादा कंपनीज से, ऐसी कंपनीज से, फ्यूजन वाली जैसी कंपनीज से पैसा उठाया है। तो फ्यूजन को क्या लगता है कि वो क्या लेके वो इतना श्योर हो रहा है कि आगे जाके वो कस्टमर पैसा वापस करेगा? आपके जैसे 4 और कंपनीज को उसने पैसा वापस करना है, तो कितना रिस्क बढ़ जाता है आपके डिफ़ॉल्ट का। तो आप अपनी AUM ग्रोथ को ठीक से मैनेज करो ना। इतना 30-35% से आपको ग्रो करने के लिए बोल कौन रहा है? और इतने सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, वीडियोस बनाते हैं, रोज़ आते हैं, रोज़ वीडियोस बनाते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में ये कंपनी बढ़िया कर रही है, ये कंपनी बढ़िया कर रही है, 30% का ग्रोथ है, ये ग्रोथ है। समझ आता है कि अगर आप एक इक्विटी एनालिस्ट हो तो आपने किताबें पढ़ी हुई हैं, लेकिन आप बुक से बाहर आके देखो कि बैंक का बिजनेस मॉडल क्या है। मतलब फाइनेंशियल एनालिस्ट को यही सिखाया जाता है उसके करिकुलम में कि कोई भी कंपनी को आप एनालाइज कर रहे हो तो सबसे पहले आपको देखना है कि उसका टॉप लाइन कैसे ग्रो कर रहा है, रेवेन्यू कैसे ग्रो कर रहा है, सेल्स कैसे ग्रो कर रही है। अगर ये चीज़ ग्रो नहीं करेगी, सेल्स आपका, रेवेन्यू और टॉप लाइन जिसे कहते हैं, ये ग्रो नहीं करेगा तो बाकी के पैरामीटर्स को ग्रो करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो बिजनेस आप जब समझ रहे हो तो आप सिर्फ बुक के लैंग्वेज में मत समझो, आप ये देखो कि बैंक का बिजनेस मॉडल कैसा है। कोई इंसान गांव में कौन मना करेगा कि उसको 50,000 का लोन कोई देने के लिए रेडी है? कोई मना नहीं करेगा। तो टॉप लाइन ग्रो करना बैंक के लिए कोई भी मुश्किल बात नहीं है। मुश्किल बात यह है कि जितने कस्टमर्स को लोन दिया है, क्या उनका लोन टाइम पे वापस आएगा? ये फंडामेंटल चीज़ होती है किसी भी बैंक के लिए। और इसीलिए माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में मैंने ना आज तक पैसा डाला है, और मुझे नहीं लगता है कि कभी मैं माइक्रो फाइनेंस में कोई लंबा गेम खेल सकता हूँ, क्योंकि बिजनेस नेचर ही ऐसा है। आप मोस्टली आपके लोन्स अनसिक्योर्ड हैं, तो कोई भी कल इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है तो आपका सीधा बिजनेस की आपके बॉटम लाइन पे हिट करेगा। प्रोविजनिंग आपकी बढ़ जाएगी, आपका प्रॉफिट नहीं आएगा, आपका पैसा डूब जाएगा। क्यों? मतलब करना ही क्यों है MFI में आपको इन्वेस्ट? इतने सारे सेक्टर्स हैं इन्वेस्ट करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आया, क्यों इसका प्रोविजनिंग बढ़ा है। तो सबसे पहले ना इसके एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 एसेट्स का। तो स्टेज 1 वाले वो एसेट्स होते हैं, एसेट्स मतलब लोन्स, जो कंपनी ने लोन दिया है। कंपनी एसेट क्या होता है? एसेट वो चीज़ है जो आपका पोटेंशियल रखती है इनकम जनरेट करने का, पैसा जनरेट करने का। तो लोन बैंक के लिए पैसा जनरेट करता है। बैंक पैसा कहाँ से कमाता है? लोन देके कमाता है। तो बैंक्स के लिए एसेट क्या हुआ? लोन हुआ। तो जब मैं कहता हूँ स्टेज 1 के एसेट्स, तो वो लोन्स जो अभी 30 डेज तक ओवर ड्यू हैं, मतलब आज भी EMI की पेमेंट आनी थी लेकिन आज नहीं आई, वो अभी कम से कम नेक्स्ट 30 डेज तक नहीं आई है, तब वो स्टेज 1 में रहता है। मतलब वो दे आर स्टिल परफॉर्मिंग, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं हुए हैं, वो NPAs नहीं हुए हैं, लेकिन उसमें हल्का सा जो आप कहेंगे रिस्क है। तो जब आप स्टेज 1 से स्टेज 2 में जाते हैं तब आपको रिस्क बढ़ जाता है उन लोन्स में। उसका मतलब आपके अगर 100 करोड़ का लोन पोर्टफोलियो, एसेट पोर्टफोलियो आपका स्टेज 2 में चला गया, मींस वो 100 करोड़ जो कस्टमर्स ने लोन लिया था वो पर्टिकुलर कस्टमर्स अब शायद वापस ना करें, एक रिस्क बढ़ गया है। लेकिन अभी भी आपके पास एक ऑब्जेक्टिव एविडेंस नहीं है कि ये लोन नॉन परफॉर्मिंग हो गया है। वो ऑब्जेक्टिव एविडेंस जैसे ही आपके पास आ जाए, वो स्टेज 2 से स्टेज 3 पे चला जाता है। स्टेज 3 के एसेट्स आपके नॉन परफॉर्मिंग हो जाते हैं, वो NPAs हो जाते हैं, जो बैंक के लिए एक नाइटमेयर होता है। तो आप समझ गए, स्टेज 1 आप चाहते हैं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स स्टेज 1 में रहें। अगर वो स्टेजेस में जा भी रहे हैं तो पहले तो नहीं, आपका जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर जा रहा है तो वो स्टेज 1 में रहे। फिर बैंक की कलेक्शन टीम को मेहनत करनी पड़ती है कि वो स्टेज 1 से स्लिप होकर स्टेज 2 में ना आए, क्योंकि फिर आपको डंडा पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हो, शेयर होल्डर्स का भी डंडा पड़ेगा कि इतना प्रोविजन आप दे रहे हो। अब इस बैंक के साथ क्या प्रॉब्लम आई है कि स्टेज 1 और स्टेज 2 के 55,000 कस्टमर्स इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए स्टेज 3 में। मतलब 20, और ये जो एक्सपोजर था इन कस्टमर्स का वो 221 करोड़ का था। तो मतलब 221 करोड़ के लोन NPAs हो गए, स्टेज 3 में चले गए। तो कितना ये बुरी बात है एक बैंक के लिए। ऑलरेडी ये बैंक प्रॉब्लम फेस कर रहा था पंजाब में। अगर कलेक्शन एफिशिएंसी की बात करें तो सबसे पहले समझते हैं कि पंजाब में क्या हुआ था। पंजाब में इलेक्शन के टाइम पे, उससे थोड़ा पहले किसी ने बोला कि इलेक्शन के टाइम आया है और एक रूमर फैल गया कि आपका लोन माफ़ हो जाएगा, लोन माफ़ी हो जाएगी।
तो इन्होंने बहुत सारे कस्टमर्स ने क्या किया कि लोन वापस ही नहीं किया, और कलेक्शन एफिशिएंसी इस पर्टिकुलर फ्यूजन की 98% तक आ गई कम होके। अब कलेक्शन एफिशिएंसी क्या होता है, सपोज़ मुझे 100 रुपये इकट्ठा करने थे इन 3 महीने में और मैं 99 कर पाया, तो मेरी कलेक्शन एफिशिएंसी कितनी हुई 99%। अगर मैं 98 कर पाया कितनी हुई 98%। तो अगर मैं एक्सक्लूडिंग पंजाब को देखूं, क्योंकि एक क्वार्टर से पिछले वो प्रॉब्लम आ रहा था, तो अगर वो मैं देखूं तो 98% हुआ करता था। इस क्वार्टर में कंपनी का और बुरे हाल हो गए हैं कलेक्शन एफिशिएंसी में, वो 98% से स्लिप होकर 96% पे चला गया है, जो बहुत ही बुरी चीज़ है एक बैंक के लिए। कलेक्शन एफिशिएंसी मतलब वो कलेक्ट नहीं कर पा रही है पैसा जो लोन कस्टमर्स को बांटा है इसने इतनी स्पीड से, क्या सोच के बांटा है पता नहीं, और क्या सोच के लोग आके इसको इतना तारीफ करते थे कि ये देखो देखो 33% से AUM डिसबर्समेंट का ग्रोथ कर रही है। ऑब्वियसली एक बैंक के लिए इट्स नॉट अ बिग डील टू ग्रो एट सच अ लार्ज पेस। द बिग डील इज टू कंट्रोल योर प्रोविजंस। सी होता क्या है ना, जब रेवेन्यू से पैसा ट्रिकल डाउन होके नीचे आता है तो वो प्रॉफिट तक आता है। अब बैंक क्या करता है, प्रॉफिट जैसे ही आने वाला होता है वो इतना बड़ा पंजा खोल के सारा प्रोविजनिंग के लिए पैसा खींच लेता है। अब जितना कम पंजा खुलेगा बैंक का उतना अच्छा है, उतना ज़्यादा प्रॉफिट के लिए पैसा बचेगा। सपोज बैंक ने 200 करोड़ का प्रोविजनिंग किया, अगर उसको 100 करोड़ का करना पड़ता तो आपका अगर 100,000 करोड़ में से 200 करोड़ का प्रॉफिट बचा और प्रोविजनिंग बैंक ने 100 करोड़ की कम करी है, तो आपका प्रॉफिट में बचेगा वो सीधा 200 करोड़ की जगह 300 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपके पास सबसे बड़ा टूल जो आपके कंट्रोल में है वो ये है कि आप प्रोविजनिंग कम से कम करनी पड़ी। ये जो पंजा खुल रहा है ना, रेवेन्यू से पैसा जो आ रहा है प्रॉफिट में जाने से पहले जो ये पंजा मार के बैंक प्रोविजनिंग का पंजा खींच लेता है, वो आपको कम से कम रखना है। वो आप कम से कम कब रखोगे, जब आपका कस्टमर की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, जब आप देखोगे कि कस्टमर कलेक्शन एफिशिएंसी आपकी बहुत अच्छी है, कस्टमर लोन देता रहे, आपके स्टेजेस में लोन नहीं आ रहे हैं, NPAs नहीं हो रहे हैं, तो आपको कम प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। लेकिन इस कंपनी के साथ क्या हुआ है, एक पंजा इधर से आया है, एक पंजा इधर से आया है, और जो आपका प्रॉफिट आना था वो तो ऑब्वियसली नेगेटिव में प्रॉफिट आया है। 35 करोड़ का नेगेटिव प्रॉफिट है इस बार इस कंपनी का। इतना सारा पैसा प्रोविजनिंग में चला गया है, और अब आपको स्टॉक अगर सस्ता लग रहा है तो इट्स फॉर अ रीज़न। 30% स्टॉक एक दिन में ऐसे ही नहीं गिरता है कि चलो यार मतलब हो गया, बहुत दिन से बढ़ रहा था 30% गिर जाता हूँ, क्या ही रीज़न है उसके पीछे। और कोई बैंक का आप देखोगे ना, ROE भी इस क्वार्टर में एकदम ख़राब हो गया। जब आपका प्रॉफिट कम हुआ है ना, उसकी वजह से आपके जो रिटर्न रेशियोज़ होते हैं सारे ख़राब हो जाते हैं। ROA ख़राब हो गया, ROE ख़राब हो गया। ROE अगर मैं आपको बताऊँ ऑन एन एवरेज AUM के बेसिस पे अगर बताऊँ तो -1.20 हो गया, जो कि लास्ट क्वार्टर में अगर एक साल पहले की बात करूँ तो 5.07 था। कितना अच्छा ROE था। बहुत मुश्किल होता है बैंक किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को 5 से अबव ROE रखने में। और ROE अगर मैं बात करूँ तो -5.03 हो चुका है इस बारी। मतलब पहले आपका एक साल पहले 20 हुआ करता था, फिर धीरे धीरे थोड़ा कम हुआ, 19 तक था, 19 से पिछले क्वार्टर में 19 था, इस बारी -5.03 हो गया है। तो अब देखो कितना ख़राब हुआ इसके लिए। और कस्टमर कंसंट्रेशन इसका इस पर्टिकुलर कंपनी का जो है वो टॉप 5 स्टेट्स में है। और टॉप 5 स्टेट्स कौन कौन से हैं इस कंपनी के लिए, तमिलनाडु हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान हो गया। 70% एक्सपोजर कंपनी का यहाँ है। तमिलनाडु में आपको पता है फ्लड का सिचुएशन चल रहा है, मैंने IDFC में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। पंजाब में भी आपका ये चल रहा था। और इन सारे कस्टमर्स के जो इसका एक्सपोजर है इन स्टेट में, वहाँ भी इस कंपनी को दिक्कत आ रहा है। तो आगे जाके अगर मैंने ऑलमोस्ट इसके सारे जो मेजर पॉइंट्स थे, जो मेजर दिक्कतें थी वो मैंने बता दी। GNPA और NNPA की लास्ट में बात कर लेते हैं। तो पहले इसका GNPA अगर मैं एक YOY कंपेयर करूँ तो 3.20% का हुआ करता था, जो ज़्यादा है। लेकिन आप ऑब्वियसली माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में हो ना, तो इतना तो आपका GNPA रहेगा ही, क्योंकि आपका मोस्टली जो आप लोन दे रहे हो वो कोलेटरल फ्री है, अनसिक्योर्ड है। इस बार GNPA कितना बढ़ गया है, 3.20 से 5.46 हो गया है। अब GNPA क्या होता है, आपके जो खराब लोन्स हैं वो GNPA है। जितने आपने लोन बांटे उसमें से 5% लोन आपके खराब हो रहे हैं, तो कितनी बुरी बात है आपके लिए। 5% GNPA होना तो बहुत मतलब टच भी ना करने वाला बैंक है ये, फिर तो इंस्टीट्यूशन है फाइनेंस का। NNPA की जब मैं बात करूं तो वो 0.78% था YOY अगर मैं देखूं, अब वो 1.25 हो गया है। NNPA और GNPA में क्या फ़र्क होता है, जब आप प्रोविजनिंग साइड करते हो ना, जो मैंने इतना आपको सब समझाया कि प्रोविजनिंग साइड करी, प्रोविजनिंग जब आपने साइड करी तो आपने ऑलरेडी अपने प्रॉफिट में से कट ले लिया है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस में से एक एक्सपेंस दिखा दिया है,
कि मैंने इतना साइड करा है, तो ग्रॉस एनपीएस अगर आपका 100 है, प्रोविजनिंग आपने 50 रुपये की करी, तो आपका जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट हुआ वो हुआ 50 रुपये का, क्योंकि 50 रुपये आपके पास हैं। 100 रुपये का लोन ख़राब हुआ, 50 रुपये आपने ऑलरेडी अपने प्रॉफिट में से साइड कर दिए, ताकि आप वो 50 रुपये जो आपने प्रॉफिट में से साइड किए हैं वो आप कॉम्पेंसेट करने के लिए यूज़ कर सको 100 रुपये के बैड लोन्स के लिए। तो आपका जो नेट नेट ख़राब लोन बचे वो सिर्फ 50 रुपये के बचे। तो एनएनपीए हमेशा कम ही होता है आपका जीएनपीए से। एनएनपीए मतलब आपने प्रोविजनिंग अकाउंट कर दी है, सिंपल से, मतलब बहुत लेमन टर्म्स में आप समझो। तो मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ बता दिया। क्रेडिट कॉस्ट का आप देखो, अगर मैं अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एक क्रेडिट कॉस्ट जो पहले बैंक की हुआ करती थी 1.28% थी। अब इम्पैक्ट ऑफ स्टेज मूवमेंट मैंने आपको बताया, 55,000 कस्टमर्स स्टेज 1 और स्टेज 2 से स्टेज 3 में आ गए। स्टेज 3 मतलब एनपीए हो चुका है। तो एडिशनल इम्पैक्ट जब आप देखेंगे ना तो 1.96% का हुआ है। तो जो क्रेडिट कॉस्ट पहले 1.28% की हुआ करती थी, अब टोटल नेट क्रेडिट कॉस्ट हो चुकी है आपकी 3.24% की। अब 3.24% की क्रेडिट कॉस्ट होना मतलब बहुत ही, इससे ज़्यादा नेगेटिव क्या होगा बैंक के लिए। अगर ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी, अब डिस्कस करते हैं कि क्या स्टॉक अट्रैक्टिव हो गया है इन्वेस्ट करने के लिए। तो ऑब्वियसली डायरेक्ट एडवाइस तो मैं आपको नहीं दूंगा, बिकॉज मुझे आपका रिस्क प्रोफाइल नहीं पता है, मुझे आपका टाइम होराइजन नहीं पता है, मुझे आपका कैपिटल नहीं पता है, कितना आपका कैपिटल है और कितनी आपको समझ है इस इंडस्ट्री के बारे में। लेकिन अगर मैं बात करूं पर्सनली, तो अगर मुझे स्टॉक सस्ता लग रहा है तो उसके पीछे एक रीज़न है, और रीज़न मैंने आपको बता दिया। यूजुअली अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपको इतनी समझ नहीं है, तो आपको ऑन द आउटसेट अगर आप देखेंगे स्क्रीनर पे जाके तो आपको बहुत सही लगेगा। 8 का पी आ चुका है, 8-9 का, 10 से कम हो चुका है पी, मतलब सेक्टर का पी तो 22 है, कंपनी का 10 हो चुका है। और हर चीज़ में प्राइस टू बुक भी कंपनी का 1.5 से नीचे आ चुका है। तो अब बैंक्स को हम या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को प्राइस टू बुक से ज़्यादा देखते हैं इंस्टेड ऑफ पी। तो प्राइस टू बुक भी इसका हमें अट्रैक्टिव लग रहा है। लेकिन अगर क्रेडिट कॉस्ट या फिर क्रेडिट क्वालिटी यहाँ से और ख़राब होती है तो ये और 30% गिर सकता है, आप ये सोचो। तो मैं पर्सनली तो मतलब शायद मैं सपने में भी अभी इस कंपनी को टच ना करूं, अगर अनटिल अनलेस मुझे शौक है अपने पैसे को डुबाने का या अपने पैसे को 2-3 साल के लिए कहीं लॉक करने का। क्योंकि हर कंपनी में आप और इंडस्ट्रीज़ में देखो तो टर्न अराउंड करना थोड़ा सा, फिर भी आप देखेंगे डिमांड बढ़ गई तो टर्न अराउंड हो ही जाता है इधर उधर से। अगर इनपुट कॉस्ट कम हो गई या फिर डिमांड बढ़ गई तो प्राइसिंग के, जब आप प्राइसिंग का गेम खेलते हो तो टर्न अराउंड आप फिर भी कर देते हो। लेकिन अगर बैंक के केस में आपका एनपीएस अगर ख़राब हो गए तो टर्न अराउंड करने में बहुत टाइम लगता है। अगर इसकी और क्रेडिट कॉस्ट यहाँ से ख़राब हुई है तो ये स्टॉक और सस्ता हो जाएगा और चीप हो जाएगा। इसीलिए मतलब मैं तो बिल्कुल वेट करूँगा, अच्छे से ट्रैक करूँगा। 1-2 क्वार्टर्स में मुझे लगता है कि क्रेडिट कॉस्ट कंपनी कंट्रोल कर पाई है, इसका मैनेजमेंट कंट्रोल कर पाया है तो ठीक, वरना तो मतलब आई रियली डोंट सी एनी इवन अ सिंगल पॉजिटिव ड्राइवर फॉर दिस कंपनी एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। तो देखेंगे कैसे ये काम करता है। तो कोई भी आपको इस कंपनी को लेकर डाउट है, आपका ऑलरेडी चाहे इसमें इन्वेस्टमेंट हो, कौन से प्राइसिंग लेवल पे है, चाहे आप सोच रहे हो कि क्या अब इसमें इन्वेस्ट कर दूं, ये मेरा, मैं तो 2-3 साल के लिए पैसा रख के भूल जाऊं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो कोई भी आपके पास डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। थैंक यू।